हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हेजिंग के बारे में। और हेजिंग समझने से पहले हम पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट का बिहेवियर कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वो वन वे अप ट्रेंड में हो या फिर वन वे डाउन ट्रेंड में हो। मार्केट अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेव करता है और मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा परसिस्ट करता है। अब मार्केट के अंदर जो रिस्क है, वो रिस्क की जो कैटेगरी है वो दो कैटेगरी की होती है। एक आपका सिस्टमेटिक रिस्क हो गया, दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया। और इन्हीं रिस्क को आपको हेज करना है। और एक्चुअली जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क है ना, वो आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके कर सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर के लिए होता है। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो पूरे मतलब कंप्लीट मार्केट, ब्रॉडर मार्केट, इंडियन मार्केट, मतलब वो पूरे फुली मार्केट के लिए होता है। तो आइए समझते हैं कि हमारे लिए हेज क्यों जरूरी है। तो हेज को समझने से पहले हम एक बार निफ्टी का जो कंप्लीट पूरे लाइफ टाइम स्पेन का चार्ट है ना, वो देखते हैं कि जो निफ्टी का चार्ट है वो किस तरीके का है। आइए, ये निफ्टी का पूरे लाइफ टाइम का चार्ट है। अब इस चार्ट में देखिए कि ये जो आपका 2003 है, 31 मार्च 2003 में जो निफ्टी 1077 के आसपास का था, वो निफ्टी तकरीबन 2008 आते आते 6000 के आसपास हो चुका। मतलब कि तकरीबन 6 टाइम्स का ग्रोथ दिया था इस निफ्टी ने। और स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट में करेक्शन तो आता है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अभी तक कोई भी आप लो पॉइंट देखिए वहां से मार्केट ने रिकवर किया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट वहां से 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए डाउन ट्रेंड में रहा है। ऐसा नहीं है। मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो साइकिल बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, लेकिन वो काफी 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 फास्ट होता है। मतलब अगर आपका 100 रुपए का कोई स्टॉक है ना, वो हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है वो 50 हो जाए, हो सकता है वो 40 हो जाए। तो वो कम टाइम पीरियड में ही आपका काफी ज्यादा कैपिटल को डिटोरिएट कर देता है। और उसी कैपिटल के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आपका कैपिटल जो वो डिटोरिएट नहीं हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसको हेज करके चलें। तो देखिए, जो 2008 है, 2008 आते आते मार्केट तकरीबन 6000 के आसपास था। और वहां पे एक लेहमैन ब्रदर्स का कोलैप्स, मतलब एक केस आया था, तकरीबन वो पूरा इकोनॉमिक स्लोडाउन में चला गया था। अमेरिका में एक लेहमैन ब्रदर्स बैंक थी जो कोलैप्स किया था। तो उस बैंक के कोलैप्स होने का जब ये न्यूज पूरे मार्केट के अंदर आया, तो पूरा वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस छा गई। और जो भारत का जो मार्केट था, भारत का बाजार था, वो तकरीबन 6000 पॉइंट से घट के 2600 पॉइंट, मतलब तकरीबन 3600 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला 2008 के टाइम में। लेकिन फिर वहां से मार्केट ने एक अपमूव शुरू का एक अप ट्रेंड शुरू किया। मार्केट ने फिर से 2008 के लेवल पे तकरीबन ये 2011-12 के आसपास पहुंच गया। और फिर वहां से मार्केट ने अपने इस अपट्रेंड को रिज्यूम किया। उसके बाद एक जो बड़ा कोलैप्स है वो आया तकरीबन आपका ड्यूरिंग द कोविड। कोविड में क्या हुआ कि 12300 से मार्केट टोटल 8000 पे आ गया। तकरीबन 4300 पॉइंट का डाउनफॉल मिला, जो कि आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं, जो सेकंड वाला एरो बना हुआ है। फिर वहां से मार्केट ने अपट्रेंड लिया। तो बेसिकली अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो तकरीबन अपना 70-80% जो उनका जो मार्केट वैल्यू था ना, वो लूज हो कर चुकी थी। जैसे कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो वो तकरीबन शायद उस समय पे 550-600 के आसपास ट्रेड किया करती थी, जो कि वो 250 के आसपास आ गई थी। तो इवन निफ्टी 50, जो निफ्टी 50 यानी कि कंप्लीटली आपका प्रॉक्सी टू इकोनॉमी है, उनके अंदर तकरीबन 50-60% का करेक्शन आ चुका था मोस्ट ऑफ द कंपनी के अंदर। आपका रिलायंस इंडस्ट्री उस समय 900 के आसपास ट्रेड किया करती थी। तो होता क्या है कि काफी कम टाइम के अंदर आपका काफी ज्यादा कैपिटल डिटोरिएट हो जाता है। तो हेजिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इस मतलब ऐसे 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 टाइम के अंदर आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि लॉस कम हो। और उस टाइम पे भी आपके पास आपका जो कैपिटल है वो बचा रहे, कैपिटल का प्रोटेक्शन हो। इसलिए हेजिंग बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं हेजिंग है क्या, और हेजिंग को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हेजिंग का मतलब होता क्या है कि ये एक तरीके का एक स्ट्रेटेजी है जो कि आपका किसी भी फाइनेंशियल अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर में जो एक रिस्क का एक्सपोजर है उसको ये रिड्यूस करता है। यानी कि आपके पोर्टफोलियो, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का प्लान बी है, कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी शेयर को बाई किया या फिर किसी ईटीएफ को बाई किया, और बाइंग करने का पर्पस यही होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें
इसके कैपिटल के अंदर अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री के अंदर वार हो जाए, या फिर कोई कंट्री काफी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आ जाए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो, लाइक लाइक आपका अमेरिका हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, तो यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री हो जाए, तो उसका जो असर है ना पूरे वर्ल्ड मार्केट के में पड़ेगा। और चूंकि भारत एक इमर्जिंग कंट्री है, इसका बिजनेस, इसका व्यापार तकरीबन सारे कंट्री के साथ होता है, और ये बोरोइंग भी सारे कंट्री से तकरीबन करती है, तो इनके ऊपर जो इम्पैक्ट है ना वो काफी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये इमर्जिंग कंट्री है, क्योंकि ये किसी न किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिसके ऊपर ये कंट्री डिपेंडेंट है, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके इकोनॉमी के अंदर भी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका कैपिटल कैसे प्रोटेक्टेड हो, तो हेजिंग यही है कि आपका वो प्लान बी बी है। तो प्लान बी किस तरीके से आपका रेडी रहना चाहिए, और प्लान बी किस सिचुएशन में बनना चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है पोर्टफोलियो रिस्क। जो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क है ना, वो तकरीबन ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड होता है। एक है सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क है, ये अनप्रिडिक्टेबल है और अनअवॉइडेबल है। और ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है, ये कंप्लीटली आपका जो मतलब ये डिपेंड करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड्स करता है, कि कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऊपर नीचे हो जाए, तो वो आपके पूरे मार्केट के अंदर एक सिस्टमेटिक रिस्क को क्रिएट करता है। जैसे इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, या किसी दो बड़े कंट्री के अंदर वार हो जाए, रिसेशन आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ये सारी चीजें। और ये जो है आप इसको रोक भी नहीं सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, और ये पूरे ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट करता है। अब जो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ये क्या है? अनसिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है ना, कि पर्टिकुलरली वो कंपनी स्पेसिफिक होता है या सेक्टर स्पेसिफिक होता है, और ये अवॉइडेबल इन नेचर होता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो तभी कहा जाता है कि मतलब किसी एक कंपनी के अंदर आपका सारा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, पोर्टफोलियो जो है आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि एक टाइम पे जो आपका एडीएजी ग्रुप था, जो रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी की पूरी ग्रुप थी, वो तकरीबन सारी उनका मार्केट कैप डिटोरिएट हो गया। तो वो क्या है, वो एक सिस्टमेटिक रिस्क है, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है। या फिर जैसे कि ऐसा हो कि पूरा एक सेक्टर ही कुछ टाइम के लिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चला जाए। ठीक है, जैसे अगर सपोज कीजिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आपका जो एफएमसीजी सेक्टर है वहां पर रिटर्न आना बिल्कुल बंद सा हो जाता है, एक माने तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अब ये जो रिस्क है, इसको हेज कैसे करें? तो देखिए, जो हेजिंग का तरीका है, वो है तो बहुत सारे तरीके, लेकिन इसमें एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और काफी मतलब आसान सा तरीका है, कि आप ऑप्शन के थ्रू अपने, या फ्यूचर के थ्रू अपने पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को हेज करके चल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप या तो कॉल बाई करेंगे या तो पुट बाई करेंगे। और ये जो कॉल या पुट बाई करेंगे, वो वो कब बाई, एक्चुअली बाइंग कब करेंगे? बाई तब करेंगे जब हमें ये लगे कि मार्केट में बहुत ही स्पीडली करेक्शन आने वाला है, जैसे 2008 का था, उसमें लेहमैन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था। तो तकरीबन काफी टाइम तक मार्केट काफी नीचे, तकरीबन 3000 पॉइंट का करेक्शन दिया था। वो 3000 पॉइंट एक दिन में तो आया नहीं होगा, हो सकता है कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आया हो। तो वहां पे अगर जिनका इन्वेस्टमेंट ऊपर ऊपर के भाव पे हुआ होगा, या फिर जहां से करेक्शन आना शुरू हुआ था, तकरीबन 6000 का लेवल था, वो 6000, अगर किसी ने 4000 पे भी, 4000 का जब निफ्टी था वहां पे भी अगर उसने इन्वेस्ट किया होगा, तो जो उसका बॉटम बना 2008 के कोलैप्स का, तो वहां तक आते आते उनका जो मार्केट कैप है कंपनीज का, तकरीबन अपने परचेज प्राइस से भी नीचे आ गया होगा। मतलब अगर आपने किसी चीज को 100 रुपए पे लिया होगा, हो सकता है कि वो 40 का आ गया हो सकता है वो 20 का आ गया हो सकता है कि वो 60, 70, 80 का आ गया हो, मतलब आपके कॉस्ट प्राइस से काफी नीचे आ गया होगा। तो उस समय आपके पास ना हिम्मत होता है दोबारा से एंट्री बनाने का, और ना ही आपके पास पैसे होते, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझ रही होती है। और चूंकि ये एक रिस्की एसेट क्लास है, और यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, तो लोग बहुत जल्दी फिर पैसा इन्फ्यूज भी नहीं करते, लेकिन पैसा वही बनाते हैं जो यहाँ पे सस्टेन करते हैं। मतलब कि आपको मार्केट के अंदर सस्टेन करना पड़ेगा, और सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है
कि आप रिस्क को कैलकुलेटेड रखें, और किसी भी डाउनफॉल में अगर कुछ स्टीप करेक्शन आता है तो वहां पे कैसे बचें, उसके लिए आप प्रोटेक्शन को बाई करके रखें। तो यही आपका जो जो कॉल या पुट ऑप्शन का जो बाइंग है ना, वो आपका आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तो कॉल ऑप्शन कब बाइंग करना है? अगर आपने किसी चीज को पहले से शॉर्ट कर रखा है तो आपको ऑप्शन बाइंग करना है, और अगर आपने किसी चीज को लॉन्ग कर रखा है तो वहां पे आपको ऑप्शन को बाइंग करना है, मतलब पुट ऑप्शन को बाइंग करना है। मतलब दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल या पुट। कॉल को भी सेल कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, पुट को भी बाइंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि सेलिंग ए कॉल या पुट ऑप्शन। तो सेलिंग, आप जैसे सपोज कीजिए कि निफ्टी 6,000 के भाव पे है, तो आपने क्या किया कि वहां से 2,000, 3,000, 4,000 पॉइंट ऊपर का निफ्टी अगर आप बेच रहे हो, मतलब कि आपको ये लग रहा है कि निफ्टी ये 6,000 पे है, और ये एक पर्टिकुलर डेट तक, एक कट ऑफ डेट तक ये 8,000 के रेट को, मतलब 8,000 के स्पॉट प्राइस को क्रॉस नहीं करेगी, तो आपने 8,000 के निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो प्रीमियम का बेनिफिट है ना, वो आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। एक्चुअली जो सेलिंग है ना, इसके ऊपर एक सेपरेट से कुछ 3-4 वीडियो मैं बनाऊंगा, और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ऑप्शन सेलिंग का। तो अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर, और ये ऑप्शन बाइंग हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को हेज करना है। तो ये जो देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास जो पूरा 5 लाख का अगर पोर्टफोलियो है, तो 5 लाख के पोर्टफोलियो के ऊपर पुट कितने का बाइंग करना है, और कौन से टाइम पीरियड का पुट बाइंग करना है। तो ये मान के चलिए कि आपको तकरीबन 5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का पुट बाइंग करना है। और वो, जैसे सपोज कीजिए कि अभी आप अप्रैल में बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल ईयर एंड यानी कि दिसंबर वाले मंथ का पुट बाई करना है, और वो भी एटीएम। और उसको बिल्कुल पोर्टफोलियो के साथ छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको उसके अंदर प्रॉफिट आया तो आप प्रॉफिट देख के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपने उसको अपने पोर्टफोलियो के हेजिंग के लिए लिया है। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें, तो मार्केट तकरीबन तकरीबन मान के चलिए कि 22,600, 22,700 के आसपास है। और अभी एक बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन बन रहा है, जो कि इजराइल और जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उनके साथ लड़ाई का, युद्ध का बन रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हो सकता है कि इसके अंदर फिर कुछ और भी कंट्री इन्वॉल्व हो जाए, कि अगर इजराइल के साथ अमेरिका का सपोर्ट हो जाए, G7 कंट्री का सपोर्ट हो जाए, तो ये जो युद्ध है ना, कंप्लीटली बहुत लार्ज स्केल पे हो जाएगा। फिर आपका कंप्लीट पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, पूरा आपका इन्फ्लेशन का जो भी मतलब कंट्रोल करने का तरीका, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल बैंक हर कंट्री का यूज कर रही थी, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिसका असर सीधे सीधे आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा, और मार्केट में क्रैश आने की संभावना बनेगी। तो ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जरूरी है कि कुछ पुट बाइंग करके रखें। तो उसका फायदा क्या होगा कि सपोज कीजिए कि मार्केट के अंदर जितना भी करेक्शन आएगा, तो वो आपके पोर्टफोलियो वैल्यू को रिड्यूस करेगा, और जितने वैल्यू से पोर्टफोलियो आपका रिड्यूस होगा, तकरीबन उतना ही या उसके आसपास आपके पुट से प्रॉफिट होगा। तो जो आपका लॉस आपके पोर्टफोलियो से होगा ना, वो जो लॉस है ना, वो रिक्यूप हो जाएगा आपके पुट के प्रॉफिट से। तो ये पूरा हेजिंग का एक मेथडोलॉजी होता है, और सारे इन्वेस्टर को जरूर से ही ये लेके चलना चाहिए। ये एक तरीके से कॉस्ट होता है, मतलब आपके रिटर्न को कम करता है, क्योंकि आपने ये जो 5% दिया हुआ है तकरीबन 25,000, वो एक तरीके से कॉस्ट है। ये तभी आपका मतलब यूजफुल होगा जब मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा। लेकिन अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो आप बचे रहेंगे, आप मार्केट के अंदर सस्टेन करेंगे। क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर आपका 5 लाख का वैल्यू का पोर्टफोलियो कोविड के अंदर 2 लाख का आ गया होगा, 1.5 लाख का आ गया होगा, तो उस समय अगर किसी के पास ये 25,000 के वैल्यू का अगर पुट होगा, तो ये 25,000 तकरीबन ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स ये रिटर्न दे चुका रहेगा। तो ओवरऑल आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहेंगे, या तो कॉस्ट के ऊपर, मतलब बिल्कुल आप ब्रेक इवन पे रहेंगे, मतलब आपके आपके कैप आपका जो कैपिटल है ना, वो डिटोरिएट नहीं होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।